आइए सीधे आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। को पूरी तरह से रीकारपेटिंग और रीस्ट्रेंथनिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ये तकरीबन 230 किलोमीटर सड़कें हैं, 1240 किलोमीटर की लेन लेंथ है। इन 89 रोड्स में से 74 का टेंडर कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ही इनका काम इन 74 सड़कों का शुरू हो जाएगा। 15 सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विद इन अ फ्यू वीक्स इन रिमेनिंग 15 सड़कों का भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पे पूरी सड़क को रिकारपेट करने की जरूरत नहीं है, पूरी सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ पैचेस हैं, कहीं पे 100 मीटर सड़क खराब है, कहीं पे 50 मीटर सड़क खराब है। तो पैचवर्क के लिए 2,53,000 स्क्वायर मीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है पीडब्ल्यूडी की सड़कों में। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विद इन द लास्ट वीक इटसेल्फ इसमें से 39,500 स्क्वायर मीटर्स का पैचवर्क ऑलरेडी हो चुका है और बाकी का हमारा टारगेट है दैट बाय 31 अक्टूबर रिमेनिंग जो पैचवर्क है उसको भी पूरा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। हमारी एक इंस्पेक्शन में ये भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहां पे डीएमआरसी का काम चल रहा है, सराय काले खान के एरिया में आरआरटीएस का काम चल रहा है, डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइंस ले करी हैं। तो जहां जहां पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन सारी एजेंसीज के साथ हम पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करवाएंगे सो दैट जहां पे डीएमआरसी ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहां पे आरआरटीएस ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। एक सड़क के बारे में स्पेसिफिकली मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगी और वो है न्यू रोहतक रोड। न्यू रोहतक रोड जो टिकरी बॉर्डर जाती है नांगलोई मेट्रो स्टेशन से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है। उसका रीजन ये है कि न्यू रोहतक रोड के इंटीरियर में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। सो ओवर टाइम जो वहाँ से पानी निकल कर आता है उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यू रोहतक रोड का जो ड्रेन है उसकी कैपेसिटी कम पड़ रही है। दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से 2 गुना बारिश हुई है। नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1000 mm से भी ज़्यादा बारिश हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू रोहतक रोड पे एक नया ड्रेन पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है। ये ड्रेन नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक होगा। ये 2 पार्ट्स में होगा। नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरनकुदना ड्रेन में जाएगा और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरनकुदना ड्रेन में आएगा। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आने वाले समय में न्यू रोहतक रोड पे पानी ना आए और उसकी वजह से सड़क खराब ना हो। इसके लिए 183 करोड़ रुपीस का सैंक्शन पीडब्ल्यूडी ने दिया है फ्राइडे को एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस ड्रेन पर भी काम शुरू हो जाएगा एंड इन पैरेलल न्यू रोहतक रोड की भी रीलेइंग का काम, जहां जहां गड्ढे हैं, जहां पे भी पूरे पैचेस करने हैं, जहां पे कंक्रीटिंग करनी है, उसका काम होगा। अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। सर, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी अब लगभग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ़ नहीं आने दी, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो अस्पतालों का वो हो, बिजली हो, हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही हैं
वो उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डिरेल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। अब मैं बाहर आ गया हूं और जितने भी रुके हुए काम थे और जो जो तकलीफ़ें और समस्याएं लोगों को हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी भड़के आज पूरा 1 साल हो गया। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला बोला था और इजराइल ने उसका बदला लेना शुरू किया, जिसके बाद बारूदी बवंडर इजराइल और गाजा से निकलकर लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। लेबनान और यमन में इजराइल की बम वर्षा जारी है, तो इजराइल के जवाबी हमले का डर ईरान तक भी है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान न सिर्फ खुलकर सामने आया बल्कि इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें बरसाईं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से वहां पर बम वर्षा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा में इजरायली बारूद बरसना बंद नहीं हुआ है। दक्षिणी लेबनान में जो बमबारी हुई उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं आसमान में किस तरीके से ये दहकते हुए शोले नजर आए। धमाकों की आवाज साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तो युद्ध लगातार बढ़ता हुआ, इसकी विभीषिका बढ़ती हुई, हजारों हजार लोग अब इसकी जद में आ रहे हैं। कईयों की जान जा रही है और देख रहे हैं आप किस तरीके से वहां पर बारूद बरसाए गए हैं। एबीपी न्यूज की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है। देश के सबसे निडर रिपोर्टर जगविंदर पटियाल माउंट लेबनान इलाके में पहुंचे। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहां इजराइल ने ड्रोन के जरिए हमला किया, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले सभी 10 लोग एक ही परिवार के थे। 2 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। माउंट लेबनान से जगविंदर पटियाल की आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। आते ये हमले तेज हो गए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं माउंट लेबनान के खेमतिया इलाके में, जहां पर रॉकेट से किस तरह से हमला हुआ इस पूरी बिल्डिंग पर, और इसमें 10 लोगों की जान गई है। बताया ये जा रहा है कि उसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। रात के अंधेरे में इस पहाड़ी इलाके में यह हमला किया गया। वजह क्या थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीर है वो बताती है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये खड़ी गाड़ियां इस बिल्डिंग के तमाम चकनाचूर हो गई हैं और ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके ऊपरी माले पर जितने भी लोग, जो परिवार रह रहा था, उसके सभी लोगों की मौत हुई बताई जाती है। कई लोग इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। और इस हमले में आप देखिए 2 बिल्डिंग्स हैं ये आसपास की, दोनों को पूरी तरह से उनके परखच्चे उड़ गए हैं। जो बालकनीज हैं, जो छत है और जो ऊपरी फ्लोर का तमाम हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है। नीचे ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। जो लोग इनमें रहते थे, ये तमाम गाड़ियां उन्हीं की हैं। और पहली बार ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसे कि माउंट लेबनान कहा जाता है, उस इलाके में इस तरह का एक ड्रोन अटैक किया गया है। हालांकि अगर बात करें दाहिए की तो वहाँ भी लगातार हमले जारी हैं, लेकिन जिन इलाकों में, दूर दराज के गांव में शिया समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वहाँ पर भी अब इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। और ये वहीं की तस्वीर है। इस पूरे हमले में 10 लोगों की मौत हुई बताई जाती है और इजराइल ने ये धमकी दी है कि जो भी शिया बहुल इलाके हैं, जहां भी हिजबुल्लाह के ज़्यादा सपोर्टर्स रहते हैं, उन इलाकों को नो मैन लैंड घोषित किया जाए, ताकि सब लोग उन इलाकों से बाहर चले जाएं। और लगातार रह कर ये अटैक लगातार जारी है। इस तरह के अटैक ना सिर्फ इस माउंटेन इलाके में हुआ है, बल्कि इस तरह के दाहिए और उसके आसपास के इलाकों में भी हमले बढ़ गए हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, माउंट लेबनान। दक्षिणी लेबनान की बात की जाए तो यहां इजराइल की भीषण बमबारी हुई है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में मिसाइलें दागी, रॉकेट दागे, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर भी बमबारी, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया। लेबनान का दावा है कि इजराइल ने 30 ठिकानों पर हमले किए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। त्योहारों को लेकर सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश, किसी भी धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी अस्वीकार्य। योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बात कही गई है। विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी।
सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, आस्था से खिलवाड़ पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे मौजूद हैं, इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वीरेश, जरा विस्तार से बताइए, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ और कहा है? आज देखिए, त्योहारों के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक थी और मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए और खासकर यति नरसिम्हानंद के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो बयान उनका आया है और उसके बाद उसको लेकर जो विरोध शुरू हुआ है, इन दोनों पक्षों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ लहजे में कहा है कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। लेकिन फिर उन्होंने जोर देकर कहा है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना ही होगा, ये मुख्यमंत्री की दृढ़ता है। यानी यति नरसिम्हानंद जो है उनको भी चेतावनी है और उनके बयान के बाद जो विरोध चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर भी चेतावनी मुख्यमंत्री की है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। त्योहारों का ये समय है, यूपी में अमन, चैन, शांति चाहिए। किसी भी बयान को लेकर बयान देने वाला भी दोषी है और बयान के खिलाफ आगजनी और हिंसा करने वाला, कानून हाथ में लेने वाला भी दोषी है और दोनों पर सख्त कार्रवाई होगी। वीरेश, एक बात बताइए, किसी भी इस तरह के मामले में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। अभी अगर योगी आदित्यनाथ ये बातें कह रहे हैं तो कुछ खास इसका संदर्भ निकाला जा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री की शैली को जो मैं जानता हूं, मुख्यमंत्री बहुत टाइमिंग का ख्याल नहीं करते। उनका जो व्यक्तित्व है, एज ए जमीन पर मैंने पत्रकार के तौर पर जो कवर किया है, वो साफ लहजे में, बेधड़क लहजे में, बेअंदाज लहजे में अपनी बातों को रखते हैं। टाइमिंग का वो बहुत ख्याल नहीं करते हैं। अगर हम कहें कि घोर राजनीतिक व्यक्ति हैं तो वो उस तरह से हम उनको व्याख्यायित नहीं करते हैं। क्योंकि आपने पूछा कि मंशा क्या है, तो मंशा यह है कि यति नरसिम्हानंद ने बयान दिया है, उसके बाद माहौल बिगड़ा है। तमाम समाजवादी पार्टी के सांसदों का बयान आया है, विपक्ष के नेताओं का आया है, धार्मिक गुरुओं का आया है, इस्लामिक धार्मिक गुरुओं का आया है। लेकिन ये 25 करोड़ की जनसंख्या वाला जो प्रदेश है, इसमें अमन चैन बना रहना चाहिए। इसके लिए यति नरसिम्हानंद भी दोषी हैं, तो इनके खिलाफ आंदोलन, आगजनी, हिंसा फैलाने वाले, बयानबाजी करने वाले लोग भी, कानून को हाथ में लेने वाले भी दोषी हैं। और मुख्यमंत्री का जो मूल भाव है वो ये है कि एक अभिभावक के तौर पर वो यूपी की समृद्धि और शांति चाहते हैं। ठीक है वीरेश, धन्यवाद, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब अगली खबर, भारत दौरे पर मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइजू प्रधानमंत्री मोदी से मिले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और मुइजू में द्विपक्षीय बातचीत, 5 दिन के भारत दौरे पर हैं मालदीव्स के राष्ट्रपति, तो बायलैटरल टॉक्स भी हैं। तो अभी की बड़ी खबर, मालदीव के राष्ट्रपति जिस तरीके से भारत पहुंचे हैं उसके कई मायने मतलब भी निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके का तनाव रहा पिछले दिनों में दोनों देशों के संबंधों में, उसको सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम। भारत दौरे पर मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइजू, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनकी मुलाकात हुई है बहुत ही आत्मीयता के साथ, और माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात से, इस बातचीत से कई समाधान भी निकलेंगे। क्योंकि मुइजू जब भारत पहुंचे उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा कोई कदम मालदीव्स नहीं उठाएगा जिससे भारत की सुरक्षा पर किसी तरीके का कोई खतरा हो। आइए इसी खबर पर कुछ और अपडेट लेते हैं। मेरे साथ विशाल हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अब कुछ और अपडेट आपको मिल पा रहा है, वहां से कुछ जानकारी मिल पा रही है जो मुलाकात हुई है? देखिए अखिलेश, ये मुलाकात अभी हैदराबाद हाउस में जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच। यह पहली द्विपक्षीय मुलाकात कही जाएगी जब से मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है। और हमने ये देखा है कि बीते दिनों में किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, उसके बाद से मालदीव और लक्षद्वीप के मुद्दे को लेकर काफी तनातनी की स्थिति दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद से, क्योंकि जब जो मौजूदा राष्ट्रपति रहे हैं मोहम्मद मुइज्जू, ये चीन के
बहुत करीबी माने जाते हैं, लेकिन उन्हें जब ये लगा कि भारत के बगैर जो मालदीव की इकोनॉमी है या मालदीव की जो स्थिति है उसको संभाले रखना बहुत मुश्किल होगा, तो वो भी लौट कर ट्रैक पर आए हैं और अब मालदीव के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात के कई अहम मायने होंगे, दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत माने जाएंगे। और इसके साथ ही क्योंकि भारत लगातार मालदीव की मदद करता रहा है, जो पड़ोसी प्रथम नीति भारत की रही है उसको हमेशा आगे बढ़ाता रहा है, कई बड़े मौकों पर भारत ने मालदीव की मदद की है, तो ऐसी स्थिति में भारत हमेशा से एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म निभाता रहा है। और इसी स्थिति में जब मालदीव के राष्ट्रपति यहाँ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की एक नई शुरुआत यहाँ से होगी। बिल्कुल, तो रिश्तों की एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का तनाव पिछले दिनों में रहा उस लिहाज से ये मुलाकात बहुत खास, बहुत अहम, इसके कई मायने मतलब हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मालदीव्स के राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये बायलैटरल टॉक्स हैं, द्विपक्षीय वार्ता है। माना यह जा रहा है कि यहां से दोस्ती की एक नई इबारत लिखी जाएगी। रक्षा मंत्री भी नजर आ रहे हैं, विदेश मंत्री को आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू जो हैं उनके बीच ये मुलाकात, बहुत ही आत्मीय मुलाकात। और जिस तरीके से मुइजू भारत के दौरे पर आए हैं उसके कई अर्थ, कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। चूंकि आपको भी पता है पिछले दिनों में किस तरीके से तनावपूर्ण वातावरण रहा, तनाव की स्थिति रही दोनों देशों के संबंधों में, तो उसे भी पटरी पर लाने के लिए यह मुलाकात बहुत जरूरी। और मालदीव्स को भी अब इस बात का एहसास हो चला है कि यह बदलता भारत है जिसके साथ रिश्ते खराब करके उसे कुछ हासिल होगा नहीं। क्योंकि तमाम जो राष्ट्रपति पिछले दिनों में बनते रहे मालदीव्स के, वो पहली यात्रा भारत की करते थे, लेकिन मुइजू की बात की जाए तो ये गए थे चीन के दौरे पर। चीन समर्थक के तौर पर इन्हें देखा जाता रहा, माना जाता रहा। पिछले दिनों में इनके तीखे बयान भी भारत को लेकर सामने आते थे, कई तरह के विवाद आपने देखे, लेकिन अब संबंध ऐसा लगता है कि बिल्कुल पटरी पर। और आज की ये जो मुलाकात है इसके अपने कई मायने मतलब हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें जरा अब हम अपने दर्शकों को दिखा दें। जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था मुइजू को, उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात चल रही है। लाल आतंक के खिलाफ अब एक्शन तेज हो गया है। नक्सलियों की कमर तोड़ने की सुरक्षा बलों ने कसम खा ली है। और ये बात 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए सुरक्षा बलों के एक बड़े ऑपरेशन से एकदम साफ हो चुकी है। जो नक्सली अब तक घात लगाकर हमले करते थे उन्हें चुन चुन कर ढेर कर दिया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। क्या दंतेवाड़ा और नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में हुई मुठभेड़ इसी ओर इशारा कर रही है? क्योंकि जिन जंगलों में नक्सली ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे वो नेस्तनाबूद कर दिए गए। लाल आतंक के अंत की जमीन पर एबीपी न्यूज पहुंचा, जो आपको इस ऑपरेशन से जुड़ी हर एक तस्वीर दिखाएगा। यह बताएगा कि कैसे नक्सलियों का सुरक्षा बलों ने खात्मा किया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। नक्सलवाद के खिलाफ और तेज होगी कार्रवाई। विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी बैठक हुई। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक का हिस्सा थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी बैठक में शामिल हुए। तो विज्ञान भवन में गृह मंत्री के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो जिस रेड कॉरिडोर की बात होती रही है, जिन जिन इलाकों से, जिन राज्यों से होकर वो जिले गुजरते हैं, जिन इलाकों में ये जिले हैं जो नक्सलवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। दंतेवाड़ा के थुलथुली जंगल में जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और कैसे नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया गया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 31 हार्डकोर नक्सली मारे गए। दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर का इलाका अबूझमाड़ नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा। यहां 1000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवानों ने लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। घने जंगलों के बीच नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जहां कई इनामी हार्डकोर नक्सली मौजूद थे। 2 दिन तक वो जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 31 हार्डकोर नक्सली ढेर कर दिए गए। कैसे ये मुठभेड़ हुई और किस प्लानिंग के तहत पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, एबीपी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ के जंगलों में उसी जगह पहुंच चुकी है जिस जगह पे मुठभेड़ हुई, यानी कि ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है। ये कैमरामैन से कहूँगा, ये दिखाइए, ये बड़ी पहाड़ी और 6 नदी नालों को पार करते हुए एबीपी न्यूज़ की टीम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगी कि आखिर नक्सलियों का किस जगह पे ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और यहीं पर 1000 से ज़्यादा डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने घटना को अंजाम दिया। और घटना से जुड़ी तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, देखिए, दिखाइए ये तस्वीर, ये देखिए, जब इसी जगह पर जो है नक्सलियों का कैंप लगा हुआ था, नक्सली एक बड़ी बैठक कर रहे थे, नक्सलियों के बड़े लीडर पहुँचे हुए थे, तो मोर्चा संभालने के लिए कुछ नक्सली पेड़ के पीछे छुपे, जिन्हें गोली लगी। सुरक्षा बलों के जवान चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर लिए थे और जब फायरिंग चल रही थी, देखिए पेड़ पे जब गोली लगी तो ये देखिए किस तरह से गोली लगी और ये देखिए, ये ब्लड के निशान भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरा, जब लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी तो इस तरह से जो नक्सली है वो इधर से मोर्चा संभाले हुए थे और उस तरफ से, मेरे उस तरफ से दिखाइए, उस तरफ जो बड़ा पेड़ है उस तरफ से बताया जा रहा है कि जो जवान थे वो चारों तरफ से घेर लिए थे, नक्सली पूरे इस एम्बुश में फंस चुके थे और नक्सली इस तरफ से फायरिंग कर रहे थे और रुक कर उधर से भी फायरिंग हो रही थी। और जब फायरिंग हो रही थी तो पेड़ों में इस तरह के निशान मिले, क्योंकि पेड़ होते हैं अक्सर इस इलाकों में मोर्चा संभालने के लिए। ये पत्थरों के सहारे अक्सर छुप जाते हैं नक्सली और फायरिंग करते हैं और उधर से जब फायरिंग आती है तो ये देखिए यहाँ पर लगी और यहाँ पर भी नक्सली मारा गया। ये घना जंगल है, जंगलों में जब कुछ दूर आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए निशान, देखिए लग रहा है कि एक कैंप का ही निशान है। यहाँ पे कई चीज़ें जो दिख रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि यहीं पर जो है नक्सलियों का वो कैंप रहा होगा और यही वो जगह है जहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये देखिए, ये कई चीज़ें यहाँ पर देखने के बाद समझ में आएगी। ये देखिए, बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बारिश इस इलाके में हो रही है, तो नक्सली अक्सर जो छाते का यूज करते हैं, ये देखिए, ये नक्सली अक्सर जो है इस इलाके में जो है रहते हैं, कई दिनों तक रहना पड़ता है, तो पानी के लिए इस तरह के बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये जो किट रहता है नक्सलियों का, तो ये किट में एक छाता रहता है और इस तरह से पानी भरे रहते हैं और उसके साथ और भी क्या चीज़ें रहती है, देखिए, ये देखिए, ऐसे सेल्स रहते हैं, कई बार जो है ऐसे सेल्स रहते हैं और इन्हीं जो देसी हथियार होते हैं उसमें इन सेल्स का इस्तेमाल होता है। कई बार ऐसा होता है कि रात में जब नक्सली इस इलाके से दूसरे इलाके तरफ मूव करते हैं तो उन्हें रोशनी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती है। इसके अलावा इस इलाके में जो है कई बार ऐसा होता है कि बीमार होते हैं तो उनके लिए ये देखिए एंटीबायोटिक दवाई है, ये कैंप में अक्सर रहता है। और जो जानकारी आती है कि कई बार ऐसा होता है कि नक्सली जब अपने किट के साथ ले चलते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसके साथ जो है ये देखिए ऐसे ब्लेड्स ये रखे रहते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये साबुन और दवाइयाँ, ये देखिए ये दवाइयाँ। इसके अलावा ये देखिए इस तरह की दवाइयाँ अक्सर जो है नक्सली अपने साथ जो है रखे रहते हैं। देखिए इस जगह पे और भी कई चीज़ें हैं, कई कागज़ हैं, उसमें चीज़ें लिखी हुई है कि किन किन चीज़ों को लाना है। ये देखिए नक्सली अपने साथ कई चीज़ें, डायरी रखते हैं जिसमें हिसाब किताब रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने घंटे कितने दिन चलना है, कौन सी चीज़ों को क्या करना है। ये देखिए ये देखिए मार्डेनार नवीन कैंप बिठाने के लिए देखिए ये देखिए ये यहाँ पर एक चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी में देखिए कि नक्सली इस तरह से अपने कैडर का विस्तार करने के लिए क्या करते हैं। देखिए अशोक कहूँगा, दिखाओ वहाँ से। ये देखिए इस पे लिखा है मार्डेनार तयुंडा नवीन कैंप बिठाने के लिए डीआरजी उन इलाकों में जनता के साथ अनैतिक व्यवहार कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है और उस इलाके में ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। ये देखिए 12 जनवरी 2023 को अनिश्चितकालीन धरना, तो इन्होंने चिट्ठी भिजवाई पंचायत मार्डेनार को। ये देखिए ये कारतूस यहाँ पर जहाँ पर मुठभेड़ हुई वहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि ये देखिए अलग अलग पेड़ों पे तो निशान मिले ही हैं, अलग अलग हथियारों से जो दोनों तरफ से फायरिंग हुई। ये देखिए ये कारतूस जो है ये देखिए ये कारतूस यहाँ पर मिला है। ये कुछ नक्सली जो मारे गए उनको लेकर भी यहाँ पर बैठक चल रही थी कि आखिर वो मारे गए तो नक्सली जो है अपने नेताओं के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। यहाँ लिखा है PLGA साहसिक कमांडर कॉमरेड साकेल नुरोटी अमर रहें।
ये लिखा हुआ 15 नवंबर 2021 को ये तमाम जो नक्सली हैं ये मारे गए रहे होंगे। तो कई बार ऐसा होता है जब कैंप में ये बैठक लेते हैं तो ये अपनी रणनीति के तहत इनका हिस्सा रहता है। ये बताते हैं कि आखिर जो है क्या क्या घटनाएं हुई और कौन कौन से नक्सली मारे गए और किस किस कैडर के। देखिए ये घटनास्थल पे और कई तस्वीरें मिल जाएंगी और आगे की भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आइए इधर कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर और भी तस्वीरें दिखाए। ये देखिए ये देखिए किस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग हुई। ये देखिए ये सेल जो दागे गए, ये देखिए BGL सेल यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ शायद यही वो पाताल लोक है जिसकी बात अमित शाह ने कही थी और यही जो है नक्सलियों का कोर जोन वाला इलाका है।